मित्रों, एक बार फिर हम कुछ ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेके लाए हैं और उस प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। पहला प्रश्न है कि भूदृश्य से भूमि लगातार विघटित होते रहते हैं। लैंडस्केप जो है वह लगातार वो उसका जो डिग्रेडेशन होते रहता है। भूदृश्य भूमि लगातार विघटित होते रहते हैं। अपर्दन अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अपर्दन और अपक्षय। ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं या ऐसे प्रोसेस हैं बाय दिस वे लैंडस्केप चेंज इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। यह क्या अपर्दन और निक्षेपण। इरोजनल ये है जो इरोजन होता है और इरोजन के कारण ऐसा होता है और अपक्षय के कारण होता है। अपक्षय क्या है? अपक्षय में एक बात आप याद रखेंगे, इसमें जब किसी चीज में टूट फूट होता है, मान लिया जाए कि यह आपका माउंटेनस एरिया है, ये बताएं, और इसमें टूटने की क्रिया हो रही है और ये टूट करके मान लिया जाए यहां बिखर गया आकर के, तो यह जो टूटने की जो क्रिया हो रही है, यह क्रिया कई रूपों में हो सकती है। यह तीन तरह से बताया गया प्रोसेस इसका हो जाता है टूटने की क्रिया का, यानी अपक्षय का जो अपक्षय जो होगा, अपक्षय तीन तरह से हो सकते हैं। एक जो आपका प्रोसेस है वो भौतिक होता है, भौतिक अपक्षय हो जाएगा। एक जो हो जाएगा रासायनिक हो जाएगा, एक क्या होगा जैविक हो जाएगा। तो इस तरह अपक्षय की भी क्रिया जो होती है वह तीन तरह से होती है कि एक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये तीन प्रोसेस से भौतिक, रासायनिक, अपक्षय की प्रक्रिया है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि टूट करके कोई चीज ऐसा है, चट्टान है, टूट टूट करके एक जगह है, अभी इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं रहा, अभी टूट करके पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से अभी टूटने की प्रक्रिया हुई है, टूट करके यह है। और टूटने की क्रिया में जो भाग लेता है वो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जैविक क्रिया। ये भौतिक और रासायनिक और ये जैविक क्रियाएं होती हैं और ये तीनों क्रिया के माध्यम से होता है, इसे अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय के बाद जो अपर्दन होता है कि अब इस चीजों को जो दूसरे जगह ले, जिस प्रोसेस से ले जा करके जमा कर देते हैं, यह जो अपक्षय की क्रिया हुई, अब अभी टूटा फूटा, और टूटने फूटने के बाद जब इसको किसी एजेंट के माध्यम से हम जब इसको लाकर वह एक जगह जो है वह एक जगह आकर के वह जिस स्थान पे पहुंच रहा है, यह तो डिपोजिशनल हो गया, जिस स्थान पे पहुंचा हुआ डिपोजिशन। और यहां से जो लाने की क्रिया हो, यानी कि यहां से जो भेजा जा रहा है थ्रू, और ये भेजने की प्रक्रिया क्या होगी, हवा के एयर के थ्रू हो सकता है, और क्या हो सकता है वाटर के थ्रू से हो सकता है, और क्या हो सकता है स्नो के थ्रू हो सकता है। तो ये तीन चार चीजें हैं इसके थ्रू जो अपर्दन क्रिया होती है। चलिए, पर्वत निर्माण में सहायक बल होते हैं आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल और बहिर्जनित बल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा पटल विरूपण प्रक्रिया है। पर्वत निर्माण में सहायक होते हैं पटल विरूपण प्रक्रिया, ठीक है ना। इसलिए अब ये पटल विरूपण याद रखेंगे, पटल विरूपण पर्वत निर्माण में सहायक होते हैं पटल विरूपण। मैं यहाँ पर दो तीन बात बता दूं कि जो हमारा भूमि है, भूमि के अंतर्गत जो है लैंडस्केप है, उसके अंतर्गत जो है कुछ फोर्सेस काम करते हैं। अंदर से जो फोर्स काम करता है इसको अंतर्जनित कहते हैं, बाहर से कुछ फोर्स काम करते हैं पृथ्वी के अंदर से। या मेरा अगर मान लिया जाए कि यह लैंड है, ठीक है, तो इस लैंड की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं कि जो अंदर से काम कर रहा है, इंडोजेनिक फोर्स हो गया जो अंदर से काम कर रहा है। अगर इस लैंड के एरिया को देखें तो, और ये मेरा प्रोसेस है, मान लीजिए ये पर्वत हो गया, ये प्लेटू हो गया, और ये प्लेन के एरिया को हम दिखा रहे हैं इस प्रोसेस से। तो अंदर आकस्मिक बल होता है और पटल क्या कहते हैं, अंदर से जो प्रक्रिया होती है कि पर्वत निर्माण में जो हम पटल विरूपण के बारे में कह रहे थे, जो मेरा ये अर्थ है, अभी हम बता रहे थे आपको, जो अर्थ है पृथ्वी है मान लीजिए, और इस पृथ्वी पर जो है कुछ फोर्स यानी बल लग रहा है, याद रखेंगे यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो अंदर से ये हमारा पृथ्वी है, सपोज कीजिए ये अर्थ का लेयर लेते हैं, यहाँ से पृथ्वी हो गई मेरी, और ये माउंटेनस एरिया हो गया, ऐसे कर दे प्लेटू, और ये प्लेन, ये मैदान वाला एरिया ले लेते हैं, ये मैदान हो गया, ये पठार हो गया, और ये पर्वत का एरिया। तो खैर ये बात है। और इधर यह जो देखते हैं
यहाँ से अगर हम देख लें तो ये ओशन का रीजन आ जाता है मेरा। अगर इसी तरफ देख लें तो ये ओशन के पार्ट हो गए, ये ओशियन बन गया, ये ओशियंस के पार्ट हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखना बात है कि पृथ्वी के अंदर से, यह मेरा पृथ्वी हो गया, सपोज ये लाइन मेरा है, ये पृथ्वी है, तो अंदर से जो बल लग रहा है उस बल को कहता है अंतर्जनित बल। और बाहर से यह जो संरचना बनी है इस पर बाहर से भी कुछ फोर्सेस काम करते हैं, इसको बहिर्जनित बल बोलते हैं। इंडोजेनिक यानी अंदर से लग रहा है, ये हो गया इंडो, ये क्या हो जाएगा इंडोजेनिक होगा। और ये बाहर से लग रहा है तो इसको एक्सोजेनिक जेनिक फोर्स हो गया। ये एक इंडोजेनिक फोर्स और अब इंडोजेनिक फोर्स में दो तरह से होके, एक आकाशमक सडन बल जो काम कर देता है, आकाशमक सडनली जो फोर्सेस जो काम कर रहा है। इंडोजेनिक सडनली जैसे क्या होता है, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो सडन अचानक हो जाते हैं। अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ये अंतर्जनित बल के कारण हो रहा है। अंदर से नीचे से ये फोर्स लगते हैं, और ये नीचे से भी कई तरह से फोर्स लगते हैं। एक तो सीधा लग गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर की ओर लगा रहा है सीधा। अगर ये फोर्सेस को अगर हम ध्यान दें, ये मेरा जो अर्थ है अभी जो बनाए हुए थे नीचे में, और यहाँ से जो एक लग रहा है एक सीधा इस तरह से लगता है, जो हम इसको बोलते हैं वर्टिकल हो गया, और एक ये इस तरह से फोर्सेस लग रहा है। ये दो फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्सेस लगते हैं अंदर से। तो खैर उस पर हम डिस्कशन उतना नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। और अंतर्जनित बल में पटल विरूपण बल जिसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रोप्रिज्म बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रोप्रिज्म फोर्सेस। ये डिस्ट्रोप्रिज्म फोर्सेस जो हो गए यह पर्वत निर्माण में, इससे क्या होता है पर्वत का निर्माण होता है। याद रखिएगा पर्वत निर्माण में ये पूछा गया था कि पर्वत निर्माण में सहायक, इसको जो है कभी कभी ओरोजेनिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ओरोजेनिक फोर्सेस है के नाम से भी हम जानते हैं। इस तरह से अंतर्जात बल को दो भाग में बांटते हैं, आकाशीय बल, पटल विरूपण बल जिसको डिस्ट्रोप्रिज्म में बोलते हैं, सडन फोर्सेस बोलते हैं। सडन फोर्सेस में से क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी। चलिए अब बहिर्जनित बल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहिर्जनित बल क्या है, बाहर से जो आपको लग रहा है, अभी मैंने बताया कि है इसमें बाहर से लग रहा है, किसके थ्रू, तो एयर के थ्रू, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, किसके थ्रू, अब जो है स्नो के थ्रू, ये सब जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये सब जो उसको बहिर्जनित बल बोलते हैं। और इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें दो प्रक्रिया, अपर्दन जिसको हम इरोजन बोलते हैं, और एक हो गया डिपोजिशन जिसको निक्षेपण बोलते हैं। निक्षेपण बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, यानी कि यह जमा हो जाता है, इसको क्या होता है, यह जमा करता है, डिपोजिशन। ये डिपोजिशनल वर्क होता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या होता है, इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि एक उड़ा करके लाया चाहे जिस तरह से हो, और वहां आकर के जमा जो हम कर देते हैं, यही यह जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन किसी न किसी एजेंट के माध्यम से होता है, यही एजेंट है। तीन, एयर है, वाटर है, स्नो है, इस तरह के एजेंट्स बने हुए। और ये कौन, नदी हो गई, बहती हुई पानी जिसको कह सकते हैं नदी या बहती हुई पानी से, पवन हो गया, समुद्री तरंग, एक जो मैं बोल रहा था जो सी वेव्स जो होते हैं समुद्र में जो तरंग आते हैं वह भी है, और हिमनद, ये तीन हम ये जो है बहिर्जनित बल में आता है। नदी या बहता हुआ पानी एक, पवन दो, समुद्री तरंग तीन, और हिमनद ये बहिर्जनित बल के रूप में काम करते हैं। इसे भी आप याद रखें कि इस तरह से जो हमारी पृथ्वी के अंदर नीचे से और ऊपर से एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक फोर्सेस काम करते हैं। हम इसी के बारे में बता रहे थे यह कैसे हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आपका आंसर होगा ये 3। मैं बता दूं ये प्लेट क्या है, एक मिनट एक फिगर बना लूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। और ये आपका रहा, ये आपका इस तरह से मैं खींच दूं तो बहुत तेजी से संक्षिप्त समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये आपका इधर से ऐसे मैं बना लूँ इस तरह से, तो गोल घुमा करके ऐसे, तो ये अफ्रीका बन जाएगा। और फिर वर्ल्ड मैप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से हम अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया,
ये अंटार्कटिका का रीजन, अंटार्कटिका का रीजन है। इस तरह से आप देखेंगे तो हम अगर ये बना के देखें तो ये पूरा जो संसार है और ये आपका अटलांटिक ओशन ये सब है, ये प्लेट्स में डिवाइड है। इस तरह से ये प्लेट्स में बने हुए हैं, इनका डिवीजन एक प्लेट्स के रूप में। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ये प्लेट्स में डिवाइड है। मान लीजिए 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4, पूरे संसार प्लेट। तो इस तरह से 3 प्लेट हैं। एक आपका अपसारी बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, रूपांतरण, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और जो है ट्रांसफॉर्म। ये प्लेट का जो गति, तो मान लीजिए एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो एक जो है वो डाइवर्जेंट है, ये इस तरह से उसका गति हो रहा है। बीच में से इस तरह से 2 प्लेट अलग अलग हो रहे हैं। मान लीजिए ये 2 प्लेट है, आपस में इस तरह से सटे हुए हैं, तो एक का देख लीजिए, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो देखिए दोनों का, ये दोनों प्लेट अलग अलग जा रहे हैं। ये जो आपका हो गया अपसारी, डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, 2 प्लेट जो है आपस में एक साथ, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, एक साथ मिल रहा है, यहाँ पर टकराता है ये प्लेट में इस तरह के। और ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या होता है, जैसे यह एक प्लेट है और ये एक दूसरा आपका बी प्लेट है, ये ए है और एक ये बी है, तो एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रूपांतरण। याद रखिए इस तरह से प्लेट का जो है हमारे यहाँ बताया गया है। ये 3 तरह से प्लेट के बारे में, प्लेट के बारे में जो बताए थे वो तो जो विल्सन एंड मॉर्गन साहब थे, इसके बारे में सबसे पहले जो है इस पर जो है इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताए थे कि पूरी पृथ्वी जो है कुछ प्रमुख प्लेटों के नाम बताए, जैसे यूरेशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, इंडियन प्लेट्स है हो गए, अंटार्कटिका प्लेट्स होते हैं, आर्टिका, ये 5-7 जो इंपॉर्टेंट प्लेट्स है। इसके बाद बताए थे कि इसके बीच में छोटी छोटी कुछ प्लेट्स होते हैं, छोटे छोटे कुछ प्लेट्स है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट का नाम मैं बता दूं, जैसे बिस्मार्क है, जुआन है, नजका है और एक फूका है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट को बात है। ये प्लेट में मूवमेंट, गति होती है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, धीरे धीरे से चलते हैं। और ये प्लेट जो है अंदर में, पृथ्वी के अंदर में जो मैग्मा है, ये खौलती हुई जो मैग्मा हम देख रहे हैं, और इस मैग्मा में जो है मैग्मा में क्या होता है कि किसी कारण बस जो है इसमें जो है कन्वेंशनल करंट होता है। ये करंट इस तरह से कन्वेंशनल करंट चलता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर ये करंट चलता है। इस कन्वेंशनल करंट के कारण जो है वो रोटेशन होता है। वह मैग्मा जो है वह कैसे होता है बताया गया, कैसे वो रोटेट करता है, तो वृत्तीय इस तरह से जैसे मैंने बताया यहाँ पर कन्वेंशनल करंट इस तरह से वो चलते रहता है। और इसी फोर्स से कन्वेंशनल करंट के कारण क्या होता है, प्लेट में मूवमेंट होता है, गति होता है एक तरफ से। ये मूवमेंट जो होता है वह एक साइड से, किसी एक साइड में नहीं होता है, ये चारों तरफ से ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको जानना है छोटी क्लासों में, बस मैं। पहला प्रश्न है, क्रेटर का संबंध है ज्वालामुखी से, भूकंप से, सुनामी से, सेल निर्माण से। तो आपका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। क्रेटर का संबंध है ज्वालामुखी से। जैसे आप यहाँ पर देखें कि मान लीजिए हम ये पृथ्वी मान लेते हैं और यहाँ से नीचे का जो आपका ये मैग्मा चैम्बर है, ये मान लें, ये पृथ्वी का ऊपरी सतह मान लें, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इससे होकर के, मैग्मा चैम्बर से होकर के, देखिए इस तरह से ये बाहर की ओर निकल रहा है, ये किसी कारणवश बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से इसे मिला दें, ठीक है। और यहाँ ये जो पोर्शन मैंने बनाया ऊपर का, यही क्रेटर है। इस तरह से इसको बोलते हैं क्रेटर। ये ऊपर वाला जो है वह क्रेटर हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, जो आप देखिए कि निकल करके मैग्मा जो ऊपर की ओर जा रही है, फिर यहाँ पर ऐसे गैस लावा के रूप में ये निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ जो ये आप केंद्र देख रहे हैं, ये वेंट है, इसको वेंट बोलते हैं, ये वेंट के नाम से जाना जाता है। ये नली है, ये जिस होकर के जा रही है, एक छोटा सा पाइप टाइप से होता है, उससे होकर के ज्वालामुखी का जो ये मोल्टन रॉक होता है वो निकल करके, गैस रॉक ये सब निकल करके जा रहा है। तो ये जो एरिया आप देखते हैं, ये तो इस तरह से ये ज्वालामुखी का आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा चैम्बर हो गया, मैग्मा चैम्बर। इसलिए क्रेटर, वेंट और इस तरह से ये पृथ्वी, इसको याद रखिए, क्रेटर को भी याद रखेंगे, वेंट को भी याद रखेंगे, नीचे का पोर्शन मैग्मा चैम्बर हुआ जहाँ से वो ये ज्वालामुखी निकल करके फैला, इसको भी दिमाग में रखेंगे। चलिए, अधिकेंद्र का संबंध है भूकंप, ज्वालामुखी, शेल निर्माण सभी। तो अधिकेंद्र का संबंध है भूकंप से। जैसे मैं एक बात बता दूं कि यह आपका इस तरह से हम बना दें कि यह पृथ्वी का एक जो है संरचना लेते हैं, ठीक है। और ये आप याद रखेंगे कि यह जो है हम आपको दिखा रहे पृथ्वी का ये जो अंदर नीचे से, अब किसी कारणवश जो है
यहाँ पर आपका जो है ये मूवमेंट होता है पृथ्वी जो है अर्थ के अंदर। अब यह जो है सबसे पहले यहाँ ऊपर में पृथ्वी के पास यहाँ पे पहुंचे इसका जो है, ठीक है ना। अब यह क्या होता है, इस तरह से आप देखिए ये वेब्स फैल रही है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि वेब्स का जो है ये, तो ये सबसे पहले यहाँ जहां पर ओरिजिन हुआ इसका, यह जो आपस में कोलिजन करके या किसी भी कारण से, या प्लेट के मूवमेंट के कारण से जो कुछ भी हुआ हो, यहाँ पर जो सबसे पहले जो कंपन, जो वाइब्रेशन, हम जो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हुआ, ये उद्गम केंद्र हो गया उसका, उद्गम केंद्र है ये, उद्गम केंद्र जहां से ये बना। और ये ऊपर वाला जो बात है, यहां पर सबसे, चूंकि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह का भाग ये मैंने बताया, तो यहां जो सबसे पहले बना इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। यही सबसे पहले भूकंप को भी हम महसूस करते हैं। ये उद्गम केंद्र हो गया, ये अधिकेंद्र हो गया। ये पूछा जाता है एपी सेंटर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आगे, तो ये भूकंप का जो, ये जो वेव्स का जो इफेक्ट है ये कम होता जाएगा। ये वेव्स को देखिए, सबसे अधिक जहां ये प्रभावित होगा इफेक्ट, उससे थोड़ा अधिक ये कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये, इस तरह से कम होता चला जाएगा। और एक समय आएगा जो इसका इफेक्ट जो है काफी दूर जाने के बाद जाइए जो वेव्स जाएंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो जहां पर ये पृथ्वी के ऊपर ये प्रकट होते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। समझ गए।